इस लॉकडाउन फैसिज्म के कॉन्फ्रेंस में अगला खिताब अपना पेश करे। जनाब अनीस अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले सारे गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस एक टेक्निकल प्रॉब्लम के बावजूद भी आप लोग सब यहाँ पर आए, और सारे जो हमारे जितने भी गेस्ट व्यूअर्स हैं जो आज ये कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, और ये कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, उसके बावजूद भी आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में रुके रहे। देखिए, यही फैसिज्म है। जिस फैसिज्म के बारे में हम लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, यही फैसिज्म है कि देखिए, हमारा जो फेसबुक पेज है जिस पर आज ये लाइव होने वाला था, वो फेसबुक पेज पूरे दुनिया में आज ओपन है, सिर्फ इंडिया में ही वो फेसबुक पेज लॉक्ड है। आप अगर अमेरिका में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, तो आप हमारा पेज देख सकेंगे, लेकिन अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो आप लोग हमारा पेज नहीं देख सकेंगे, क्योंकि करेक्ट 11 बजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे पेज को डाउन कर दिया था। और हम लोग ये पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा होगा, और ये असल में हमारे एक कॉन्फ्रेंस की जीत है। हमारे कॉन्फ्रेंस की जीत यही है कि हम चाहते थे जिन लोगों को लगे हमारा कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, उन लोगों को लग गया, हमारा पैगाम जिनको पहुंचना था उनको पहुंच गया। तो ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही हमारे कॉन्फ्रेंस की कामयाबी है। देखो, लॉकडाउन फैसिज्म जो हम लोग आज कह रहे हैं, लॉकडाउन फैसिज्म ये एक थीम नहीं है। लॉकडाउन फैसिज्म जो है ये एक मिशन है, इंडिया के आवाम के लिए एक मिशन है। हम कहते हैं कि इंडिया की आवाम के लिए आने वाले सालों में सबसे इंपॉर्टेंट काम होने वाला है लॉकडाउन फैसिज्म। इस फैसिज्म को खत्म करो, इस फैसिज्म को डिफीट करो, ये हमारा मिशन होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये जो हिंदुत्व फैसिज्म बहुत सालों से हमारे मुल्क में एक रोग आइडियोलॉजी था। रोग आइडियोलॉजी का मतलब कोई भी इसे ख्याल नहीं करता था, कोई भी इसके बारे में परवाह नहीं करता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे मुल्क का मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी ये बन गया है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे लोग जो बचपन से ही इस आइडियोलॉजी की तारीफ करते हैं, वैसे लोग आज हमारे मुल्क को चला रहे हैं। और 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट मिशनरी को इस्तेमाल कर बहुत ही तेजी से ये फैसिज्म हमारे मुल्क में फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मैकेनिज्म को और मशीनरी को आज आरएसएस के हवाले कर दिया गया है। तो ये हालात जो आज हमारे मुल्क के अंदर है, जो आप लोग हमेशा सोशल मीडिया और न्यूज में देख रहे हैं, ये हालात सिर्फ आज या कल नहीं आए, बल्कि पिछले 70-80 सालों से जो धीरे धीरे हमारे मुल्क के अंदर एक पॉइजन भर रहे थे, उस पॉइजन का असर आज हम लोग देख रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमें करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज हमारे मुल्क में लॉकडाउन है, सब लोग घर में बैठे हैं। आज लॉकडाउन में हर चीज बंद हो गया है, लोगों का बाहर जाना बंद, काम बंद, दुकानें बंद, हर चीज बंद। लेकिन एक चीज जो बंद नहीं हुआ और जो और तेजी से बढ़ रहा है, वो फैसिज्म है। एक छोटा मिसाल अगर आप लोग देख देंगे, कल 9 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फैसला लिया गया कि राम जन्मभूमि क्षेत्र जो एक ट्रस्ट है जो राम मंदिर बनाएगी, उनके लिए इनकम टैक्स डिडक्शन दिया गया। अगर कोई उसको डोनेशन देगा तो आपको एटीजी में इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा। देखिए, जब पूरे मुल्क के सामने और पूरे दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोविड-19 को कैसे हल करे ये है, जब मजदूर के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैसे वो अपने घर को वापस जाए, जब गरीब के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों का पेट किस तरीके से पाले,
उस वक्त ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फिक्र है कि किस तरीके से वो आरएसएस के एजेंडा वाला मंदिर को बनाए। उनके लिए सबसे बड़ा एजेंडा आज भी, इस कोविड के टाइम पर भी सबसे बड़ा एजेंडा है मंदिर बनाना, वो भी उस जगह में जिस जगह में बाबरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके जबरदस्ती वहां पर हम देख रहे हैं कि एक हिंदुत्व एजेंडा को लाया गया। अब वहां मंदिर बनाने के लिए ये कोविड हालत में भी गवर्नमेंट पैसा कलेक्ट कर रही है। ये लॉकडाउन जो है, ये लॉकडाउन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को दिया है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है कि लॉकडाउन के वक्त लोगों के पास आवाज नहीं होता, लोगों को प्रोटेस्ट करने का एक मौका नहीं मिलता। गवर्नमेंट का जो नैरेटिव होता है वही नैरेटिव मेन नैरेटिव हो जाता है। ये बात अगर मैं आपको समझाता हूं तो देख लीजिए, पूरे दुनिया में, इंडिया में आज लेबरर्स, जो माइग्रेंट लेबर है, मजदूर हैं, वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन मजदूरों की आवाज मेन स्ट्रीम नहीं है। मजदूरों का नैरेटिव क्या है, मजदूरों की राय क्या है, किसी को पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट मजदूरों के बारे में क्या राय दे रही है वो ज्यादा अहम बन गया है। आप देख लीजिए, मजदूर जहां फ्रस्ट्रेट होकर रास्ते पर आ रहे हैं, जैसे मुंबई में हमने देखा और गुजरात में तो हर दिन चल रहा है, लेकिन मजदूर जब रास्ते पर आ रहे हैं तब उन्हीं मजदूरों को देश का दुश्मन कहा जा रहा है। ये लोग देश को खतरे में डाल रहे हैं। यानी गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है हम देख रहे हैं, वही नैरेटिव आज इंडिया का मेन नैरेटिव हुआ है। और ये नैरेटिव इन्होंने मीडिया के जरिए किया। इसका अगर आप मिसाल देखेंगे, पूरे दुनिया में जब भी ऐसे फैसिस्ट हुकूमत आए हैं उन्होंने ऐसा किया है। जर्मनी में हिटलर के मिनिस्ट्री में एक शख्स था, जोसेफ गोबल्स जिसका नाम था, उसको एक डिपार्टमेंट था, एक मिनिस्ट्री था, उस मिनिस्ट्री का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा का काम ही यह था कि पूरे इंडिया में लोगों को क्या दिखाया जाए, पूरे दुनिया में लोगों को क्या दिखाया जाए और क्या नहीं दिखाया जाए। यानी हिटलर जो चाहता था गोबल्स वही दिखाता था, हिटलर जो चीज नहीं दिखाना चाहता था उस चीज को रोका जाता था। इसलिए आज आप लोग देखिए, एक सिंपल एग्जांपल, महाराष्ट्र के अंदर मजदूरों के इश्यूज को प्राइम टाइम में कभी कभी दिखाया जाता है, लेकिन वही गुजरात के सूरत, अहमदाबाद में हर दिन मजदूरों पर जुल्म हो रहा है, मजदूरों को लाठीचार्ज किया जा रहा है, मजदूरों को अपने घर जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी मीडिया में भी वो चीज नहीं आ रहा है। आप लोग ये मत समझिए कि मीडिया ये फैसला लेती है, नहीं, मीडिया ये फैसला नहीं ले रही है। ये गवर्नमेंट के अंदर उनको ऑर्डर दिया जाता है क्या चीज आप दिखाओगे और क्या चीज आप नहीं दिखाओगे। जो हिटलर का मिनिस्टर एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री के थ्रू कर रहा था, आज इंडिया के अंदर विदाउट एक मिनिस्ट्री के हम देख रहे हैं वही काम हो रहा है। यानी पूरे लोगों का वॉइस छीन लिया जा रहा है। आज किसके पास वॉइस है, किसके पास वॉइस है? मजदूरों के पास आवाज नहीं, गरीबों के पास आवाज नहीं, अपोजिशन के पास आवाज नहीं, एक्टिविस्ट के पास आवाज नहीं। और ये आरएसएस के नंबर 1 एनिमी, जिनको वो अपने किताबों में कहते हैं मुसलमान, जो उनके नंबर 1 एनिमी है, इन मुसलमानों को तो आवाज ही नहीं है। ये आइडियल सिस्टम इन्होंने ये लॉकडाउन का इस्तेमाल किया है, सबका आवाज छीन लिया है। सिर्फ उनका नैरेटिव है, सिर्फ आरएसएस का नैरेटिव है, वो जो चाहते हैं वही आज मुल्क में दिखाया जा रहा है। ये कोविड-19 में और एक बड़ी चीज हुई है, वो ये है हमारे मुल्क के अंदर जो नफरत है मुसलमानों के लिए, जो इतने सालों में उन्होंने इंजेक्ट कर करके जो नफरत आज के समाज में बनाया है, वो नफरत पूरे दुनिया के सामने आ गया। आप देखिए, पूरे दुनिया में 9/11 के बाद, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो अटैक हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया में जो इस्लामोफोबिया हुआ, उससे कहीं ज्यादा इस्लामोफोबिया हम लोग देख रहे हैं। ये पिछले 40 दिनों में हमने इंडिया में देखा। पूरे दुनिया का इस्लामोफोबिया एक तरफ, ये 40 दिन का इस्लामोफोबिया एक तरफ। उतना इस्लामोफोबिया हमने ये 40 दिनों में देखा, जहां पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें डेमोनाइज किया जा रहा है। देखिए, बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ एक फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि कितने आसानी से यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग उस फेक न्यूज को सच समझते हैं। ये गौर करने की बात है। आपके खिलाफ फेक न्यूज कोई भी फैला सकता है, लेकिन उस फेक न्यूज पर भरोसा कर लेते हैं। क्यों भरोसा कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डेमोनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ डेमोनाइजेशन का मतलब यह है कि एक कम्युनिटी को
इतना गिराओ, उनके बारे में इतना नेगेटिव अफवाहें फैला दो, उनके बारे में इतनी बुरी चीजें फैला दो कि हर कोई उनके बारे में झूठी खबरों को भी सच समझे। इसे डेमोनाइजेशन कहते हैं। तो ये डेमोनाइजेशन आज इंडिया के अंदर चल रहा है। देखिए, पहले तो यहां तक कहते नहीं भाई, मुसलमानों में थोड़े अच्छे मुसलमान हैं, थोड़े बुरे मुसलमान हैं, ये तो कहते थे पहले। लेकिन आज आप देख रहे हैं ये अच्छे मुसलमान बुरे मुसलमान का कॉन्सेप्ट भी चला गया है। एक ऐसा एटीट्यूड हमारे मुल्क के अंदर पैदा किया गया है कि अगर ये मुसलमान है तो बाय डिफॉल्ट ये सोसाइटी के लिए खतरा है। ये सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया गया है। लोगों के जिनों के अंदर ऐसा पॉइजन भर दिया गया है कि लोग देखते हैं कि वो मुसलमानों को एक शक की नजर देखना शुरू कर रहे। और 1970, 1980 में पूरे इंडिया में दंगे हुए थे, बहुत सारे दंगे हुए थे। सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, मेरठ, अलीगढ़, बहुत सारे दंगे हुए थे। ये सारे दंगों ने जो मुसलमानों के खिलाफ जहर पैदा करने का काम नहीं किया, वो काम हम लोग देख रहे हैं पिछले 6 साल में हुआ। यानी इतने सारे दंगे होकर जो काम नफरत नहीं फैली, वो नफरत पिछले 6 सालों पे इस आरएसएस के मैकेनिज्म ने, इस आरएसएस की फैसिस्ट मशीनरी ने फैला दिया। और इसलिए आज देख रहे हैं मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं मुसलमानों से बिजनेस मत करो, मुसलमानों को मोहल्ले में आने मत दो, एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं कि हमारे दुकान में कोई मुसलमान काम नहीं करता। ये इस प्रोपेगेंडा का एक रिजल्ट है। आप लोग सिर्फ ये इंसिडेंट्स के बारे में मत देखिए, इंसिडेंट्स आज होंगे कल खत्म हो जाएंगे। ये इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं वो देखना जरूरी है। ये जहर है जो ये जहर इंसिडेंट्स लेके आ रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं इंडिया की मीडिया जो काम कर रही है वो जर्नलिज्म नहीं, उसे जर्नलिज्म एज जेनोसाइड कहते हैं। जर्नलिज्म एज जेनोसाइड। जर्नलिज्म एज जेनोसाइड का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि मीडिया एक कौम के खिलाफ इतना नफरत पैदा करती है कि लोग उस कौम को खत्म करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों के अंदर इस मीडिया ने इतना नफरत भर दिया। इसे जर्नलिज्म एज जेनोसाइड कहते हैं। रवांडा नाम का अफ्रीकी एक मुल्क के अंदर, वहां की रवांडा रेडियो नाम की एक रेडियो ने भी ऐसा ही किया था। तुत्सी कौम के बारे में इतना नफरत लोगों के अंदर भर दिया था कि हम देखते हैं लाखों की तादाद में वहां पर तुत्सी लोगों का कत्लेआम किया गया। वही कत्लेआम का एक प्लान हम देख रहे हैं इंडियन मीडिया कर रही है। तो इंडिया में अगर किसी मुसलमानों पर हमला होता है, अगर मुसलमानों पर जुल्म होता है, अगर दिल्ली जैसे प्रोग्राम होते हैं, जान लीजिए इसका जिम्मेदार इंडियन मीडिया है। इंडियन मीडिया इसका जिम्मेदार है, ये जान लीजिए। मीडिया भाग नहीं सकती है काम करके। नेक्स्ट चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि आने वाले टाइम में बड़ा प्रॉब्लम क्या होने वाला है। देखिए, दुनिया की तारीख है कि आज हमारे इस कोविड-19 को लेकर हमारे मुल्क की गवर्नमेंट के पास बहुत पावर आ गया है। गवर्नमेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, किसी को भी यूएपीए लगा सकते हैं, कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि उनको एक्सेसिव पावर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, जब ये कोविड-19 का सिचुएशन चला जाएगा, क्या ये पावर वो वापस देंगे? जवाब है नहीं। गवर्नमेंट को मजा आ रहा है इस पावर से, गवर्नमेंट को आदत पड़ गई है इस पावर की। कोई सवाल नहीं कर सकता, सब घरों के अंदर बैठे हैं, कोई उनको कुछ पूछ नहीं सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, उनके किसी फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट को आज हम देख रहे हैं इसकी आदत पड़ गई है। अब ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री में एक इंसिडेंट 1948 में इजराइल अरब जो वॉर हुआ, उस वक्त इजराइल ने अपने मुल्क के अंदर इमरजेंसी लाया 1948 में। वो जंग कब की खत्म हो गई, लेकिन आज भी इजराइल ने इमरजेंसी को लिफ्ट नहीं किया। जूलियस सीजर ने एक खतरे के टाइम पर पार्लियामेंट से कहा मुझे डिक्टेटर का पावर दे दो। उसको जब डिक्टेटर का पावर दिए, या जब वहां पर उसके बाद के जो रूलर्स थे, रोमन रूलर, उनको जब एक बार डिक्टेटर का पावर दिया गया, उन्होंने कभी भी वो पावर वापस पार्लियामेंट को नहीं दिया। रोमन साम्राज्य के खत्म होने तक वो डिक्टेटर पावर चलाते रहे। तो इंडिया में भी हम लोग आज देख रहे हैं गवर्नमेंट को बहुत इंटरेस्ट हो गया है, बहुत पसंद आ गया है इनको। आज देख रहे हैं पुलिस, जब लॉकडाउन शुरू हुआ पुलिस मार रही थी लोगों को। शुरू में तो लॉकडाउन कंट्रोल करने के लिए मार रहे थे, लेकिन आगे हमने देखा पुलिस वाले भी एंजॉय कर रहे थे लोगों को मारना।
पुलिस वालों को मजा आ रहा था लोगों को मारना, वो एंजॉय कर रहे थे। आज ये गवर्नमेंट को भी मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं वो लोग कि अनलिमिटेड पावर, कोई पूछने वाला नहीं। ये बहुत खतरनाक एक हालात हम लोग देख रहे हैं, हमारे मुल्क के सामने आएंगे। अभी आरोग्य सेतु नाम का ऐप लेके आए हैं, वो ऐप लोगों को कंपलसरी किया कि इंस्टॉल करो, कह रहे हैं कि कंपलसरी आप इंस्टॉल करो। जब लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं भाई फेसबुक आपने इंस्टॉल नहीं किया, ये इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम क्या है? भाई फेसबुक किसी ने मुझे कंपलसरी नहीं किया इंस्टॉल करने के लिए, आप कंपलसरी कर रहे हैं। अगर मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा आप हम पर केस डाल सकते हैं। ये गवर्नमेंट को हक किसने दिया? कौन अपने मोबाइल में कौन सा ऐप इंस्टॉल करे? क्यों गवर्नमेंट इस ऐप का जो है कोड ओपन नहीं करती, जैसे अलग अलग मुल्कों ने ओपन कर दिया है अपने लोगों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोगों पर सर्वेलेंस करें। फ्यूचर में क्या होने वाला मैं आपको बता रहा हूं। फ्यूचर में ये लोग क्या करेंगे, इस ऐसे एप्स के जरिए लोगों पर इतना नजर रखेंगे कि गवर्नमेंट के हर एक फैसले का रिएक्शन इंडिया का हर एक नागरिक किस तरीके से कर रहा है, इस ऐप के जरिए उन्हें पता चलेगा। अगर आप गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं और अगर आप गवर्नमेंट के एंटी हैं, ये आइडेंटिफाई वो लोग करेंगे इस ऐप के जरिए। और जो एंटी है उनको टारगेट करेंगे, वैसे ही टारगेट करेंगे जैसे आज हम लोग देख रहे हैं अलग अलग लोगों को टारगेट किया जा रहा है। एक नया नॉर्मल बनाया जा रहा है। अ न्यू नॉर्मल इज बीइंग क्रिएटेड, अ न्यू नॉर्मल इन विच द गवर्नमेंट विल बी गिवन कंप्लीट पावर्स टू क्रश एनी डिसेंट. The government will be given all powers to arrest anyone they want. The government will be given entire power to ban any organization they want without any reason. ऐसा एक माहौल बनाएंगे, कुछ भी कर सकेंगे ये लोग। किसी को अरेस्ट करो, किसी को बैन करो, लोगों की प्राइवेसी छीन लो, लोगों को जेल के अंदर डाल लो। और जिस तरीके से हम देखते हैं दिल्ली के अंदर, यानी आपके मोहल्ले में दंगे किए जाएंगे, दंगे में आपके घर ही जलाए जाएंगे और फिर आपके ऊपर ही केस डाला जाएगा, ये कहकर के दंगे आपने शुरू किए। दिल्ली का एग्जाम्पल हमने देखा, घर भी हमारे जले, जान भी हमारी गई और केस भी मुसलमानों पर ही पड़ा। और जिन लोगों ने दंगे किए आराम से देशभक्त बनकर घूम रहे हैं। ये एक नया नॉर्मल है जो मुल्क में लोग लाना चाहते हैं। अब मैं जो आवाम आज एक कॉन्फ्रेंस सुन रही है उनको पॉपुलर फ्रंट क्या कहना चाहता है? उनको पॉपुलर फ्रंट कहना चाहता है कि देखिए, डेमोक्रेसी और आजादी से मोहब्बत करने वालों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है डेमोक्रेसी की प्रोटेक्ट करना। ये आजादी इतने आसानी से नहीं मिला, लड़ लड़ के मिला है, खून देकर मिला है। लोगों को तोप में लगा के उड़ा दिए थे, जाने गई थी, लोगों ने बच्चे गिरवे रख दिए। ऐसे हालत के बाद आजादी मिली और ये आजादी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, लोग की, आवाम की है। और आप लोग ये फिक्र मत कीजिए, आप लोग ये फिक्र मत कीजिए कि ये लोग इतने पावरफुल हो गए, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक वक्त था जब जर्मनी के अंदर नाजिज्म स्टाइल में था। लोग नाजिज्म को फैशन समझते थे, हर कोई नाजिज्म से जुड़ रहा था। लेकिन जब नाजिज्म हार गया और लोगों को नाजिज्म की असलियत पता चल गई, हमने देखा कि वही लोग जो नाजिज्म से और हिटलर से मोहब्बत करते थे, वही लोग हिटलर पर थूकना चालू कर दिए, वही लोग हिटलर को जलील कहना चालू कर दिए। और आज जर्मनी में नाजिज्म का वर्ड लेने से लोग डरते हैं, कोई भी नाजिज्म अपने आप को कहने के लिए तैयार नहीं है। तो आज जो ये लोग इंडिया में बड़े पावरफुल बन के घूम रहे हैं, आप ये मत समझिए कि इतना पावर हमेशा रहेगा। जिस दिन ये लोग एक्सपोज हो गए, इंडिया की आने वाली नस्ल इनका नाम भी जिल्लत के साथ लेगी। जरूरत क्या है? जरूरत यह है कंसिस्टेंटली हमें लड़ना है। वो इसलिए क्योंकि ये जो फैसिस्ट हैं, ये सबसे बड़े बुजदिल हैं। इनसे बड़ा बुजदिल कोई भी नहीं। उनकी सबसे बड़ी बुजदिली आज ही हमने देखा, किसी स्टेडियम में कॉन्फ्रेंस नहीं था भाई, फेसबुक में था, फेसबुक को ही डाउन कर दिए, एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर दिए। सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रोटेस्ट के बाद सब लोग लॉकडाउन में घर में चले गए, एक एक को चुन के अरेस्ट कर रहे हैं। क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि इन्हें डर है, फिस्ताई ताकत है। इंडिया की हिंदुत्व फिस्ताई ताकत है। आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार, इनसे बड़ा बुजदिल कोई भी नहीं है। सबसे बड़े बुजदिल यही है। और अपनी बुजदिली आज वो लोग पब्लिक के सामने दिखा रहे हैं, लोगों को टारगेट करके, लोगों को अटैक कर कर। तो इनके सामने लड़ने का सबसे बड़ा हमारे सामने हथियार क्या है? हमारे सामने हथियार है मुसलसल लड़ना, कंटिन्यूअस स्ट्रगल, स्टेडफास्ट रहना। लड़ाई को बंद मत कीजिए।
जो आरएसएस के खिलाफ, संघ परिवार के खिलाफ, फैसिज्म के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को बंद मत कीजिए, लड़ाई को कंटिन्यू रखिए, लड़ाई कंटिन्यू रहने दीजिए। और ये जैसे जैसे हम ये फैसिज्म को एक्सपोज करते जाएंगे, फैसिज्म को हराते जाएंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे कि लोग डर जाएंगे, धीरे धीरे हम देखेंगे ये लोग पीछे जाएंगे, ये लोग बैकफुश में जाएंगे। दूसरी चीज इन्हें हराने के लिए जरूरी है वो ये है कि जो जो लोग इनके मुखालिफ है उन सब के अंदर एक इत्तिहाद की जरूरत है। हमें एक होना है, हमें एक होना है। यूनिटी बहुत जरूरी है। देखिए, इनकी ताकत ही यह है कि हमें एक होने नहीं देंगे, ये हमारे बारे में अफवाह देंगे, ये फला है। जैसे आज देखते हैं लेफ्टिस्ट के बारे में कह रहे हैं कि लेफ्टिस्ट माओइस्ट है, पॉपुलर फ्रंट जैसे तंजीम के बारे में कह रहे हैं कि इस्लामिक टेररिस्ट है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पॉपुलर फ्रंट, लिबरल्स, लेफ्ट, सेक्युलर्स, ये सब एक ना, उनका काम है हमें तोड़ना। लेकिन अगर हम उनके इस प्रोपेगेंडा में आकर अपने आप से दूर होना शुरू कर दिए, एक दूसरे से दूर होना शुरू कर दिए, तो इससे बड़ा ट्रेजेडी हमारे लिए कोई नहीं है। उनका काम प्रोपेगेंडा करना है, हमारा काम प्रोपेगेंडा को डिफीट करना है। अगर ऐसे एक सिचुएशन जब हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट को जेल में डाल रहे हैं, मुस्लिम तंजीमों और मुस्लिम लीडरों को देशद्रोही कहा जा रहा है, ऐसे एक सिचुएशन में अगर एक तंजीम सोचता है कि मैं इनसे अकेले लड़ूंगा और किसी को साथ में नहीं लूंगा, फला एक तंजीम को मैं अपने साथ लूंगा ही नहीं, एक जॉइंट प्लेटफॉर्म में फला एक तंजीम को दूर कर दूंगा, तो इससे बड़ा लो स्टैंडर्ड ट्रेजेडी और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे एक टाइम जब ये लोग पूरी तरीके से हम पर हावी हैं, ऐसे वक्त पर अगर हम लोग एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करें, हमारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। यह पैगाम मैं सारे लिबरल, सेक्युलर, लेफ्टिस्ट और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहा हूं कि इनके प्रोपेगेंडा में आकर आप एक एक तंजीम को टारगेट मत कीजिए, एक एक तंजीमों को दूर मत कीजिए। पॉपुलर फ्रंट के साथ ऐसा हुआ है, लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हुआ है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के साथ हुआ है, किसी को माओइस्ट कहा गया, किसी को इस्लामिक टेररिस्ट कहा गया, ये उनका काम है। लेकिन इसमें आप उनका साजिश का शिकार मत बनिए। अपनी बात खत्म करते हुए मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जैसा मैंने आपको बात बताया, हमारा काम होना चाहिए मुसलसल लड़ना। दूसरा चीज इत्तिहाद के साथ लड़ना। तीसरा चीज इस फैसिज्म को समझना। चौथा चीज इस फैसिज्म को एक्सपोज करना। इंशाअल्लाह इस फैसिज्म के खिलाफ अगर ऐसा यूनाइटेड मुसलसल एजुकेटेड स्ट्रगल हम लोग कंटिन्यू करेंगे पूरे ताकत के साथ, तब ये मुल्क का फ्यूचर क्या होगा आज हम लोग डिसाइड कर सकेंगे। तो इतनी बात कहता हूं कि हम अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाएं और इंशाअल्लाह इस फैसिज्म को हमेशा के लिए लॉकडाउन कर दें। बस इतनी बातें आपके सामने रखनी थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। जनाब गनी साहब